ये एक बहुत बड़ा नेक्सस है। क्या एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का कोई चीफ सेक्रेटरी इन्वॉल्व है? क्या जेकेएसएसबी के चेयरमैन की बात है? कहीं ना कहीं आप ये एलिगेशन गवर्नमेंट पे लगा सकते हैं कि गवर्नमेंट की जो जांच थी वो पहले दिन से ही अपने कुछ ऐसे बंदों को बचाने के लिए थी जो बच नहीं सकते थे अगर फेयर इन्वेस्टिगेशन होती। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक सवेरा समाचार से। जेकेएसएसबी में किस तरह से ये लोग स्कैम कर रहे हैं अब तक आप लोग जान चुके होंगे। जब नया नया स्कैम को लेकर प्रदर्शन बच्चों ने करना शुरू किए तो उस समय ऐसा लगा कि शायद ये बच्चे ऐसे ही आकर प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई स्कैम कोई कर नहीं रहा है। लेकिन अब आप समझे होंगे कि किस तरह से ये स्कैम कर रहे हैं। अब जबकि ये भर्तियां रद्द कर दी गई हैं, सीबीआई जांच हो रही है, उसके बाद भी ब्लैकलिस्ट जो कंपनीज हैं उनको टेंडर दिए जा रहे हैं, नए नए क्लॉज बनाए जाते हैं और फिर इन कंपनियों को वाया वाया करके घुमाया जाता है। अब एक और कंपनी नाम सामने आया है और उसको टेंडर दे दिया गया है। अब ये क्यों हो रहा है? और दूसरी बात यह है कि सीबीआई जिस तरह से कार्रवाई कर रही है उसमें हमारे सूत्रों की माने तो ऐसा लगता है कि ज्यादातर जो लोग हैं, जो इन्वॉल्वमेंट थी लोगों की, उनको धीरे धीरे करके बाहर निकाल दिया है। शायद उन्हें बचाने का प्रयास चल रहा है। और ये सब तब से देखने को मिल रहा है जब डॉक्टर कर्नल, जो बीएसएफ के कमांडेंट हैं, जो किंगपिन माने जा रहे थे इस पूरे स्कैम के अंदर, उन्होंने धमकी दी कि अगर मैं फंसा तो फिर कोई नहीं बचेगा। उसके बाद से ऐसा लगता है कि जैसे सांप सूंघ गया हो। लेकिन ये जो कंपनियां, क्या ये स्कैम्स रुकेंगे? और ये जो कंपनियां वाया वाया करके घूम रही हैं और अंदर लाई जा रही हैं, इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करना जरूरी है। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, एडवोकेट हैं, भविष्य सुदन सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया। थैंक यू, धन्यवाद आपका, जिन्होंने इतना इम्पोर्टेंट इशू उठाया और इस पे एटलीस्ट कोई मंथन करने के लिए, कोई चर्चा करने के लिए आपने टाइम निकाला। मेरे हिसाब से कि जो मीडिया का एक फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी जिसको कहा जाता है, आप लोग उसकी तरफ थोड़ा थोड़ा एटलीस्ट ध्यान दे रहे हैं। और अच्छा लगा कि आपने आप धीरे धीरे जो पब्लिक इम्पोर्टेंस के मुद्दे हैं, जो कंस्ट्रक्टिव जर्नलिज्म है, वो आप जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा है। स्कैम शुरू हुआ, कब से हो रहा है कोई नहीं जानता, लेकिन इस पे आवाज उठाई जेके पीएसआई के एस्पायरेंटों ने। कुछ भर्तियां रद्द कर दी गई, पीएसआई हो या फाइनेंस अकाउंट रद्द हो गया, जल शक्ति रद्द हो गया। लेकिन अभी भी कुछ ऐसी चीजें देखने को मिल रही है जिसमें ऐसा लगता है कि जेकेएसएसबी के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं या उनके ऊपर कुछ ऐसे लोग हैं जो ब्लैकलिस्ट कंपनियों को मौका दे रहे हैं, उनको पार्टिसिपेट करने का मौका दे रहे हैं। आपको क्या लग रहा है? बिल्कुल दीपक जी, मैं यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन करना चाहूँगा जी। जो स्कैम्स की आपने बात की और स्कैम्स बाहर आने की बात हुई, वो जेके पीएसआई के एग्जाम से नहीं थी, वो जम्मू कश्मीर बैंक के एग्जाम्स थे। जम्मू कश्मीर बैंक की रिक्रूटमेंट पहले गवर्नमेंट ने स्क्रैप की, ठीक है। उसमें स्कैम सबसे बड़ा हुआ जो बैंकिंग एसोसिएट्स और बैंक पीओ के एग्जाम्स थे। वो रिक्रूटमेंट जो थी वो एक ऐसी रिक्रूटमेंट थी जिसमें जम्मू के मैक्सिमम बच्चे सेलेक्ट हो रहे थे जी। और उस रिक्रूटमेंट को इन्होंने कैंसिल कर दिया। और वहां से जो है वो पब्लिक में ये चीजें चलनी शुरू हो गई कि भाई साहब भर्तियों में स्कैम जो है वो चलने आ गए। उसके बाद आप एक और एग्जाम आपने मिस कर दिया, वो था फायर इमरजेंसी का एग्जाम। उसकी जांच ही नहीं करवा रहे हैं और उसके पुख्ता सबूत हैं और इवन एस्पिरेंट्स के पास वो ट्रांजैक्शंस हैं जिन्होंने जहां जहां जिसको पैसा दिया हुआ है। बट ये गवर्नमेंट उसकी जांच इसलिए नहीं करवा रही कि कहीं ना कहीं जो सिनेरियो बन रहा है, जो जांच चल रही है, जैसे मेंबर्स इन्वॉल्व आ रहे हैं, मैक्सिमम भाजपा से ताल्लुक रखने वाले जो लोग हैं, वो लोग, उन लोगों का कहीं ना कहीं इससे नाम जुड़ रहा है। अब जैसे आपने बीएसएफ के कमांडेंट की बात की,
कमांडेंट तो बहुत बड़ी पोस्ट है, बट एक कोई सीआरपीएफ का भी एम्प्लॉय था, शायद उसने रिजाइन कर दिया था, वो कहीं भाजपा के किसी नेता के घर पे एज ए गार्ड था या क्या था, हाँ हाँ वो हाँ काम करता था। तो वो भाजपा का लिंक जो है वो स्कैम्स के साथ बहुत जबरदस्त तरीके के साथ सामने आ रहा है। अभी भी जो सीबीआई जांच कर रही है उसमें मैं आपको बता दूं, एफआईआर नंबर लगा हुआ है RC 0042022A0008, 3 अगस्त 2022 की एफआईआर है जी। क्राइम ब्रांच की, जिसमें सौरभ बराल करके नाम है, सन्ना भूषण बराल। ये एफआईआर में नाम है। ये एफआईआर में नाम है, शायद सीरियल नंबर 32 या 33 पे होगा। आप लोग इसकी जांच कर सकते हैं, सीबीआई के पास एफआईआर की कॉपी होगी। तो मेरे हिसाब से ये जो बराल साहब हैं, इनके फादर साहब भाजपा से ताल्लुक रखते हैं। तो जो बात, जो अप्रीहेंशन मुझे थी, जो चीजें थी, एक तो मैंने आपके सामने डिस्क्लोज अभी कर दी, ये स्कैम्स की जो चल रही है। ऊपर से अब बात आई कि स्कैम्स चल रहे हैं और JKSSB फिर से जो एग्जाम कैंसिल किए हैं वो वापस करवाने जा रही है। 7 दिसंबर से लेके एग्जाम की डेट शायद इन्होंने निकाल दी है, वो है 20 दिसंबर तक। अब देखो गवर्नमेंट का क्या रहता है, हमारी डेमोक्रेसी में एक परिभाषा है, गवर्नमेंट पब्लिक के लिए सरकार होती है जी। और अगर रिक्रूटमेंट हो रही है तो वही रिक्रूटमेंट में वही कैंडिडेट्स बैठेंगे जो ग्रेजुएट होंगे, क्योंकि ग्रेजुएट लेवल एग्जाम भी होगा। अब सेंटर का एक एग्जाम जो है CGL वो भी चल रहा है और इन बिटवीन JKSSB ने डेट्स नोटिफाई कर दी। अब कैंडिडेट्स जो हैं वो कॉमन हैं जी, और एग्जाम्स की डेट्स जो हैं क्लैश कर रहे हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि इस यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की, तभी कहते हैं जमहूरियत होना बहुत जरूरी है। अगर इलेक्टेड गवर्नमेंट होती, यहाँ पे लीडर्स होते, जम्मू के लीडर होते, तो ऐसी कोताही जो है वो नहीं देखी जाती और एटलीस्ट एक अकाउंटेबिलिटी रहती लीडरों की जी। तो डेट्स जो क्लैश कर रही हैं ये तो एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट पे ही है, उनको बेसिकली एग्जाम कैलेंडर उस हिसाब से सेट करना चाहिए कि कोई और डेट जो है वो क्लैश ना करे। अब हम फिर से आ जाते हैं एग्जाम्स के ऊपर। एपटेक कंपनी जिसको टेंडर दिया गया, और हैरानी की बात ये है कि आप अगर गौर करेंगे, जब टेंडर नोटिस निकला 5 सितंबर को जी, उसमें एक क्लाज थी कि वो कंपनीज एलिजिबल हैं जो कभी भी ब्लैकलिस्ट ना हुई हों। ठीक, उस कोरिजेंडम के अकॉर्डिंग अगर टेंडर्स कंपनीज भरती, बिड करती, तो ये जो एपटेक कंपनी थी ये उसमें क्वालिफाई नहीं कर पाती। ठीक है। क्योंकि एपटेक कंपनी का अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे तो यूपी गवर्नमेंट ने 2018 में इसको 3 साल के लिए ब्लैकलिस्ट किया था। यूपी में ही? यूपी में। अच्छा। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में योगी सरकार ने, वहां पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के रिक्रूटमेंट थी, 226 जूनियर इंजीनियर उन्होंने रिक्रूट करने थे जी। वहां पे इन्होंने स्कैम किया और 2018 की बात है। और 2018 में इनका एक और स्कैम राजस्थान कांस्टेबल रिक्रूटमेंट का रैकेट जो बस्ट हुआ उसमें भी इनका नाम था। ये कंपनी जो है, ये इनके एम्प्लॉइज जो हैं वो मैक्सिमम पेपर लीकेज में इन्वॉल्व पाए गए। उसके बाद यूपी जल निगम रिक्रूटमेंट थी, उसके बाद असम इरिगेशन डिपार्टमेंट की रिक्रूटमेंट थी, उसका टेंडर भी इसके पास था और उसमें भी स्कैम हो गया। इन्होंने किया? इन्होंने। अच्छा। इसी कंपनी ने रिक्रूटमेंट करनी थी, एग्जाम कंडक्ट करना था, और इस दौरान एफिडेविट गुवाहाटी हाईकोर्ट में जब ये मुद्दा गया एग्जाम का, गुवाहाटी हाईकोर्ट में इस कंपनी का एफिडेविट दर्ज है जिसमें गुवाहाटी हाईकोर्ट ने इस कंपनी को कहा था कि फाइल एन एफिडेविट कि आप कहीं किसी इस तरीके की एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं या आप कभी कहीं ब्लैकलिस्ट हुए हैं। तो एपटेक कंपनी ने वहां पे एफिडेविट फाइल किया है कि हमें यूपी गवर्नमेंट ने ब्लैकलिस्ट किया हुआ है, किस लिए? फॉर क्रिएटिंग इरेगुलरिटीज इन द एग्जामिनेशंस। तो भाई साहब इन्होंने एडमिट भी किया हुआ है, खुद गुवाहाटी हाई कोर्ट में इन्होंने अपना बयान हल्फी दर्ज किया है कि हमें ब्लैकलिस्ट किया गया है। तो ब्लैकलिस्टिंग की जो बात है इस कंपनी की, वो किसी से नहीं छुपी हुई। ठीक है। उसके बाद एक इंडिया टुडे न्यूज करके न्यूज पोर्टल है,
16 अक्टूबर 2020 को उसने एक न्यूज चलाई जिसमें उसने ये टैगलाइन यूज की है, ब्रोकर्स ऑफ बीजेपी जो हैं वो एक जॉब सिंडिकेट रन कर रहे हैं। अब उस चीज को जम्मू कश्मीर के साथ अगर जोड़ा जाए तो मैं कहता हूं कि जो पहली रिक्रूटमेंट कैंसिल हुई और जिसमें भाजपा के नेताओं के नाम जैसे जैसे आ रहे हैं, और वो जो 16 अक्टूबर 2020 की न्यूज थी वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है अगर उन सबको जोड़ा जाए, इन कड़ियों को जोड़ा जाए तो वो चीजें बिल्कुल क्लियर, जॉब सिंडिकेट की जो चीजें हैं वो क्लियर आ रही हैं। उसके बाद में आपको इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा और ले जाता हूं कि दिल्ली गवर्नमेंट ने कोई रिक्रूटमेंट निकाली, वहां इन्होंने बिड की, अच्छा, बिड एक्सेप्ट भी हुई, बट बाद में क्या हुआ, गवर्नमेंट ने उसको रिजेक्ट कर दिया। जब गवर्नमेंट ने रिजेक्ट किया तो ये कंपनी दिल्ली हाई कोर्ट में जाती है कि हमारे साथ जो है वो गवर्नमेंट ने गलत किया है, हमारी बिड हमने जब पार्टिसिपेट कर लिया उसमें, उसके बाद हमारी बिड हमें बिना हमारी बात सुने इन्होंने रिजेक्ट कर दी और हमें डिस्क्वालीफाई कर दिया। उसमें जो दिल्ली हाई कोर्ट है उसने बड़ी जबरदस्त ऑब्जर्वेशन दी है, सारी सिनेरियोज जो थे वो उन्होंने डिस्कस किए। लास्ट का ऑपरेटिव पार्ट में आपको बताना चाहूंगा, उसमें कोर्ट, ये केस का टाइटल है मैसर्स एप्टेक लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2020 में इन्होंने कोर्ट में केस किया था कि हमें अलो किया जाए बिड के लिए, जो हमारी डिस्क्वालीफाई उन्होंने किया है उसको खत्म किया जाए और हमें क्वालिफाई करने के लिए मौका दिया जाए। उसमें कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है कि इन आवर व्यू ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं माल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हैं या उनके जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो माल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हैं, शुड बी केप्ट एट बे बाय बॉडीज कंडक्टिंग पब्लिक एग्जामिनेशन। तो यहाँ अब जेकेएसएसबी जो है वो एक बॉडी है जो पब्लिक एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है। ठीक है, अगर इस जजमेंट को लेटर एंड स्पिरिट में आपने अप्लाई करना है फॉर द वेलफेयर ऑफ जनरल पब्लिक, फॉर सिक्योरिंग द फ्यूचर ऑफ यूथ, तो जेकेएसएसबी की ये लाइबिलिटी और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो कंपनी जिसको वो टेंडर दे रहे हैं उसको उनकी हर एक चीज की जांच की जाए, और अगर वो ब्लैक लिस्टेड है तो जैसे दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑलरेडी डायरेक्शन दी हुई है कि जो पब्लिक एग्जाम कंडक्ट करने की बॉडीज हैं उनको ऐसी कंपनियों को रिस्ट्रेन कर देना चाहिए और ऐसी कंपनीज को अलो नहीं करना चाहिए कि भाई आप एग्जाम कंडक्ट करवाओ जी। और इसके बावजूद, और जो ये माल प्रैक्टिसेस का कंडक्ट है, कोर्ट ने लास्ट में ये भी लिखा है, सच कंडक्ट ऑट नॉट टू बी कंडोन्ड। ऐसा जो एक्ट है माल प्रैक्टिसेस का उसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, और अगर कोई कंपनी ऐसी चीजों में इन्वॉल्व है उसको आपने इतने लेवल पे इतने बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ करने के लिए आप फिर से मौका दे रहे हो, इसका मतलब एडमिनिस्ट्रेशन तो खुद इन्वॉल्व है ना स्कैम में। कौन लोग क्लियर क्या है? जेकेएसएसबी अब देखो ये एक जो ये सारा सिनेरियो चला, जो छोटा एक आम नागरिक है उसके बस की ये बात है नहीं, ये एक बहुत बड़ा नेक्सस है। क्या एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का कोई चीफ सेक्रेटरी इन्वॉल्व है? क्या जेकेएसएसबी के चेयरमैन की बात है? क्योंकि जब ये पीएसआई की रिक्रूटमेंट का स्कैम आया तो तब भी मैंने कड़े शब्दों में यही बात कही, जिस किसी मीडिया के बंधु ने मुझे बुलाया होगा डिस्कस करने के लिए, जो कानून है, कानूनी प्रक्रिया में सबसे पहला जो सर्विस रूल्स भी कहते हैं कि अगर कोई एम्प्लॉई आपका किसी एलिगेशन में इन्वॉल्व है जी, उसको आपने सस्पेंड करना है विद इमीडिएट इफेक्ट, सो दैट वो अपनी ऑफिशियल पावर का मिसयूज ना करे, किसी एविडेंस को टेम्पर ना करे, किसी को इन्फ्लुएंस ना करे, अपनी पावर का इस्तेमाल करके, जो पिछले रिक्रूटमेंट स्कैम में इस गवर्नमेंट की तरफ से देखने को नहीं मिला। कहीं ना कहीं आप ये एलिगेशन गवर्नमेंट पे लगा सकते हैं कि गवर्नमेंट की जो जांच थी वो पहले दिन से ही अपने कुछ ऐसे बंदों को बचाने के लिए थी जो बच नहीं सकते थे अगर फेयर इन्वेस्टिगेशन होती। बचाना क्यों चाहते हैं? क्या अब यही तो सवाल है। अब प्रधानमंत्री ने एक बयान दिया, उन्होंने कहा कितने भी पावरफुल लोग क्यों ना हो भ्रष्टाचारी बचने नहीं चाहिए। ये कैसे बच रहे हैं? देखिए, बयान देना और कानून को सही मायने में इंप्लीमेंट करना दोनों एक
डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। हम्म, वोट बैंक पॉलिटिक्स जब तक आप छोड़ोगे नहीं, तब तक आप पब्लिक का वेलफेयर नहीं कर सकते। हम्म, जुमलाबाजी के लिए सरकार जानी जाती है। अब मैं एक चीज और आपके माध्यम से, ये जनता के लिए ओपन प्लेटफॉर्म है। जी, मोबाइल इंटरनेट हर एक के पास है। पढ़ा लिखा यूथ, बेरोजगार, मेरे हिसाब से जम्मू कश्मीर सबसे टॉप रैंक पे आ गई है। मैक्सिमम जो यूथ है वो पढ़ा लिखा है। जी, अगर वो 10 मिनट निकाल के गूगल पे यही सर्च करेंगे ये रिक्रूटमेंट स्कैम्स कब से शुरू हुए, ये भ्रष्टाचार इस लेवल पे कब से शुरू हुआ, तो मुझे लगता है कि अगले कहीं इंटरव्यू आप अगर मीडिया में किसी के साथ, आम जनता के साथ भी बात करोगे, तो वो आपको बताएगा कि कौन लोग इन्वॉल्व हैं और कब से ये चीजें शुरू हुई हैं। ये सारी चीजें जो हैं, कौन पावर में कब से आया, उसके बाद से ये चलनी शुरू हो गई। ये कितने कौन से सन ये जो पब्लिक में रिक्रूटमेंट, जो हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, बाहर क्या जाना, आप जम्मू कश्मीर की बात करो तो सबसे पहली रिक्रूटमेंट मैंने आपको पहले ही जैसे बताया कि जम्मू कश्मीर बैंक की रिक्रूटमेंट जो थी वो स्क्रैप की इन्होंने। बट रिक्रूटमेंट स्क्रैप करके आपने जो यूथ है उसका तो फ्यूचर, उसके साथ तो आपने खेल दिया। बट आपने बोला जी ये इलीगल है, इसमें स्कैम हुआ है। भाई स्कैम किया किसने है, बताया नहीं। आपने अरेस्ट किसको किया, आपने एफआईआर कौन सी लगाई, आपने इन्वेस्टिगेट क्या किया, कितने में कौन सी पोस्ट बिकी, वो अकाउंट की ट्रांजैक्शंस हैं क्या। इवन यहाँ पे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो फायर इमरजेंसी के, जो इनको कह रहे हैं भाई साहब हमने फलाने बंदे को पैसा दिया है, अकाउंट स्टेटमेंट हैं, स्टेटमेंट भी दिखा रहे हैं, अकाउंट स्टेटमेंट भी दिखा रहे हैं, मीडिया में ही मैंने देखा था, एफिडेविट भी लिख के दे रहे हैं। एफिडेविट तक दे रहे हैं। और उसके बावजूद ये लोग अगर कार्रवाई नहीं कर रहे, तो भाई साहब सरकार की तो सीधी सीधी मिली भगत है ना, फिर तो सरकार की सीधी सीधी मिली भगत है। किन किन लोगों के आपको शंका जाती देखो है, कौन कौन लोग होते हैं? शंका वाली बात, उस पे तो ये काम आ गया इन्वेस्टिगेशन का, सीधा सा ब्लेम, एलिगेशन, सारी डिस्क्रिपेंसीज जो लॉ को, जो कानूनी प्रक्रिया है उसको वायलेट करने की एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ही जिम्मेवार है, क्योंकि अभी एडमिनिस्ट्रेशन ही उसकी है, लेफ्टिनेंट गवर्नर की एडमिनिस्ट्रेशन है। जब आपने कोई यूटी को रन करना है, आपने अपने एडवाइजर्स बनाए हैं, आपने सारा यूपी उठा के यहां बना दिया। क्या जम्मू कश्मीर में कोई इतना इंटेलेक्चुअल नहीं था जो कि एडवाइजर बन सके लेफ्टिनेंट गवर्नर का, लेकिन नहीं बनाया। ये लोग बात हिंदू चीफ मिनिस्टर की करते हैं, आप लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर का बना लेते पहले। लेकिन एक ये सारी चीजें जो हैं ये 2014 के बाद शुरू हुई, तो क्लियर कट भाजपा का इसमें हाथ जो है वो है। अगर वो पब्लिक वेलफेयर की बात करते हैं तो इन्वेस्टिगेशन जो है वो फेयर होनी चाहिए। इस समय की बात हम बाद में करेंगे, पहले एपटेक की बात कर लें। जी, जब जी। हाई कोर्ट ने ये निर्देश दिया बिल्कुल, तो कोई जुर्माना भी किया इनको? 10 लाख रुपया कास्ट जो थी वो एपटेक कंपनी को हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट ने डाली। उसने कहा कि आपकी हिम्मत कैसे हुई, एक तो आप पेपर लीक करो, एक आप माल प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व करो, उसके बाद आप हमसे परमिशन लेने आ जाओ कि भाई हमें अलो किया जाए टेंडर फिर से एक और स्कैम करने के लिए। उस चीज के लिए हाई कोर्ट ने इनको 10 लाख रुपया कास्ट डाली। अब इनको बाहर कोई दूसरे राज्य में इनको स्पेस नहीं दे रहा, कोई कार्य करने की वो नहीं दे रहा, लेकिन जम्मू कश्मीर में क्यों? देखिए क्लियर कट सी बात है, जम्मू कश्मीर की जनता भोली है, इमोशनल है, उसको किसी तरीके के साथ भी आप बहला फुसला के आप उनको संतुष्ट कर सकते हैं। इसलिए जब इस कंपनी को बाहर कोई भी टेंडर नहीं मिल रहा, तो कुछ ऐसे लोग जो जॉब सिंडिकेट रन करते हैं, अब असम की स्टेटमेंट जम्मू में अप्लाई हो रही है, असम के अपोजिशन लीडर की स्टेटमेंट थी कि कुछ भाजपा के लोग जो हैं वो जॉब सिंडिकेट रन कर रहे हैं, वो वहां से उठा और यहाँ जम्मू कश्मीर में आज अप्लाई हो रहा है। एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को अगर इन्होंने ये टेंडर दिया एग्जाम कंडक्ट करने के लिए, मैं आपके माध्यम से एलजी सरकार को ये चेताना चाहता हूं कि अगर आप एक पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करने की बातें करते हैं, दावा ठोकते हैं, और अगर आपने फिर से पैसा नहीं कमाना, स्कैम नहीं करने, तो ऐसी कंपनीज को आपको टेंडर नहीं देना चाहिए। टेंडर तो इन्होंने दे दिया, साथ साथ में कैंसिल भी कर सकते हैं। नहीं, साथ साथ में इन्होंने डेट भी पब्लिश कर दिया कि
हम दिसंबर को एग्जाम करने जा बिल्कुल रहे हैं। बिल्कुल इतना बिल्कुल कम समय क्यों? बिल्कुल। फटाफट जो एग्जाम की डेट है, मुझे लगता है कि शायद मीडिया में जब से ये बात चल रही है कि एप्टेक कंपनी जो है वो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, तो उसके बाद इन्होंने हौच पौच में जल्दी जल्दी में एग्जाम्स की डेट्स नोटिफाई कर दी 2 महीने पहले, 1 महीना पहले। दिसंबर 7 को एग्जाम होना है, तो नवंबर 7 से भी पहले इन्होंने एग्जाम की डेट्स निकाली। ऐसा नहीं लगता जैसे कोई राजनीति कर रहे हो ताकि बच्चे बोलने के लिए बोलने योग्य रहे नहीं और फटाफट काम भी हो जाए? बिल्कुल बिल्कुल, या कोई राजनीति नहीं, इसमें आप कह सकते हो कि फिर से पैसा कमाने का जो है वो इन्होंने अवसर ढूंढा और ऐसी कंपनी को टेंडर दिया जो ऑलरेडी माल प्रैक्टिस में इन्वॉल्व है। इसका अर्थ तो ये हुआ कि जो लोग पहले पैसा कमा रहे थे, स्कैम कर रहे थे, वो लोग अभी भी जीवित हैं, सुरक्षित हैं, उनको कोई हाथ नहीं डाल रहा बिल्कुल है। भाई साहब, ना कोई चेयरमैन सस्पेंड हुआ, ना कोई 4th क्लास एम्प्लॉय सस्पेंड हुआ, ना कोई अरेस्ट हुआ अभी तक। तो भाई साहब वो तो बाहर खुली हवा में ही घूम रहे हैं ना। डॉक्टर करनैल ने कहा था अगर मैं फंसा तो फिर मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, तो उसके बाद थोड़ा सा ऐसा लगता है सांप सूख गया है। बिल्कुल। तो ये सीबीआई को क्या हो गया है? देखिए, अब सीबीआई की कार्यप्रणाली पे हम सवाल नहीं उठाना चाहते, बस इतनी सी बात है कि ये जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन और जितनी भी एजेंसीज हैं वो गवर्नमेंट के एम्बिट में काम कर रही हैं, इस टाइम इन्फ्लुएंस में काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का पूरा रोल है कि किसको बचाया जाए, किसको फंसाया जाए, किसको कहां से पैसा कमाया जाए। यहाँ फंसता हुआ तो कोई दिख नहीं रहा है। देखिए, वही तभी तो मैं कह रहा हूं कि इन्वेस्टिगेशन फेयर है ही नहीं। अगर फेयर होती, जैसे ही एफआईआर लगी तो वैसे ही जो एम्प्लॉइज इन्वॉल्व थे वो सब सस्पेंड होने चाहिए, आज तक नहीं हुए। और एक गवर्नमेंट, इस एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने जो इंक्वायरी कमेटी बनाई थी कि 15 दिन में रिपोर्ट सबमिट करेगी, अगर मेरे मीडिया के बंधु एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के किसी स्पोक्स पर्सन से वो पूछें कि भाई साहब वो रिपोर्ट कितने दिनों में आई थी, तो वहीं से इनकी फेयरनेस क्लियर हो जाती है कितनी फेयर इन्वेस्टिगेशन। वो 1.5-2 महीने तक तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट ही नहीं सबमिट की थी। वो क्या मैनेज कर रहे थे, ऐसा क्या था जो मैनेज कर रहे थे? ऐसे बड़े से सवाल हैं। सिर्फ डॉक्टर करनैल ही किंग पिन नहीं है, ऐसा अनुभव अभी तक हुआ है? कोई और भी है जैसे आपकी भी चर्चा में बिल्कुल लगता है कि बिल्कुल कोई और लोग हैं जो अभी सुरक्षित हैं? बिल्कुल। उन पर क्यों हाथ नहीं डाला जा रहा है? देखिए, जहां तक अब आम जनता की एक कॉमन ओपिनियन की बात की जाए तो वो मुझे लगता है कि वो काफी इन्फ्लुएंशियल पर्सन्स हैं और काफी ऐसे ओहदों पे बैठे हैं कि जहां पे उनके साथ इस टाइम कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। और उन्हीं को बचाने के लिए जो है वो जम्मू के यूथ को वो इस धांधली में फिर से। धकेला जा रहा है, फिर से धकेला जा रहा है। इस एग्जाम पे तो सीधा सीधा पहले ही सवालिया निशान आ गया ना कि भाई साहब आपने टेंडर ही उसको दिया है जो ऑलरेडी करप्ट हैं, जो जिनके एम्प्लॉय पेपर लीकेज में पाएंगे, जिन्होंने एफिडेविट फाइल किए, जिन पे कोर्ट ने कास्ट डाली हुई है 10-10 लाख रुपया। तो इस बार भी इन्होंने पैसे देकर बोला होगा हमें ले हमें कहीं ना कहीं मुझे तो यही है कि टेंडर अगर मिला है और कोरिजेंडम 5 तारीख को टेंडर नोटिस, वो विड्रा, उसके बाद कंडीशनें चेंज, 14 सितंबर को एक कोरिजेंडम अपलोड होता है। अच्छा। जिसमें एक कंडीशन रिलैक्स की जाती है। ब्लैक लिस्टेड कंपनी जो पहले कंडीशन थी कि वो कंपनी जो कभी भी ब्लैक लिस्ट ना हुई हो वो अप्लाई कर सकती है, बट जो 14 को कोरिजेंडम आया उसमें था कि वो कंपनी जो जब ये टेंडर फ्लोट हुआ तब ब्लैक लिस्ट नहीं है वो भी अप्लाई कर सकती है। और वहां से एप्टेक की गेम जो थी वो शुरू हुई और एप्टेक जो है वो 14 सितंबर के बाद इस कार्रवाई में आई और टेंडर जो है वो अल्टीमेटली एप्टेक को ही जाना था क्योंकि कोरिजेंडम ही उसके लिए आया। अंत में मैं यही चाहूंगा कि कोई युवाओं को संदेश हो, कोई एडमिनिस्ट्रेशन से आप अपील करना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं आपके माध्यम से अपने जम्मू के पढ़े लिखे यूथ से ये अपील करना चाहूँगा कि पढ़ाई की डिग्रियां आपने की हैं, थोड़ा सा हर एक चीज़ को एनालाइज करें, हर एक चीज़ के पीछे लॉजिक देखें। जो भी लीडर बड़े बड़े वादे करते हैं वो रही सियासी बातें छोड़ के आप लोग जिनको वोट देते हैं उनसे सवाल करना जब शुरू करेंगे, आप लोग पढ़े लिखे हैं, जब आपको अपने कॉन्स्टिट्यूशन का पता है, जब आप अपने राइट्स के लिए बोलेंगे, तब ये जो करप्शन है ये इस सोसाइटी से खत्म होगी। और मैं आपके माध्यम से एलजी सरकार से ये फिर से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा
के जम्मू के यूथ के साथ खिलवाड़ जो है वो बंद कीजिए और टेंडर जो है वो कैंसिल किया जाए अपटेक का, और एक ऐसी कंपनी को दिया जाए जिसके किरदार पे कोई भी धब्बा ना लगा हो। तब हम मानेंगे कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम की तरफ जा रही है और जम्मू कश्मीर जो है वो करप्शन फ्री यूनियन टेरिटरी की तरफ जा रहा है, और पब्लिक वेलफेयर की स्कीम्स जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन इम्प्लीमेंट कर रही है। और मेरी एक रिक्वेस्ट और है कि जेके बैंक का जो स्कैम था उसमें जो लोग इन्वॉल्व थे उन पे भी कार्रवाई की जाए। फायर इमरजेंसी का जो एग्जाम था, जो सिलेक्शन थी, उसको भी इन्वेस्टिगेट किया जाए। और मैं यकीन से ये बात कह सकता हूं कि अगर ये इन्वेस्टिगेशनें हुई और बिल्कुल फेयर तरीके के साथ इन्वेस्टिगेशनें हुई तो आज के बाद ये रिक्रूटमेंट स्कैम का किस्सा ही खत्म हो जाएगा। जो लोग इन्वॉल्व हैं वो सब सलाखों के पीछे होंगे। धन्यवाद। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। अंत में मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जिस पर विश्वास किया जाए और जब विश्वास किया जाए वही विश्वासघात करता है। ये शायद एक परंपरा बन गई है। रिलेशनशिप में भी यही देखने को मिलता है कि अगर कोई लड़की लड़के पे विश्वास करिए, लड़का लड़की पे विश्वास करे, वहां धोखे देते हैं। यहाँ पर भी ऐसा ही देखने को मिल रहा है। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और शुरू होने के बाद सीबीआई जिस तरह से जांच कर रही थी, काफी सारे नाम आए, तो अब धीरे धीरे ऐसा लगता है उनको साइडलाइन लगाया जा रहा है, बाहर निकालने की कोशिश हो रही है। इस पे हमने एक खबर पहले भी की थी कि इस तरह का ऐसा लगता है, ढीला रवैया है। और फिर ब्लैकलिस्ट कंपनियों को जिस तरह से यहाँ पर चांस दिया जा रहा है, कोई दूसरा राज्य इनको टेंडर नहीं दे रहा तो यहाँ पर इनको टेंडर मिल रहे हैं, तो इसके पीछे किसकी मिलीभगत है, कौन किंगपिन है, किसको बचाना चाहते हैं? तो प्रधानमंत्री और उपराज्यपाल के शब्दों की क्या अहमियत है अगर वो पावरफुल लोग जो हैं वो सलाखों के पीछे नहीं है और वो वापस उसी तरह से रन कर रहे हैं या उससे और ज्यादा मोटा पैसा कमाई कर रहे हैं। इस खबर के ऊपर आप अपनी प्रतिक्रिया भी रखें और थोड़ा सचेत हो जाएं और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।